दोस्तों, कोरोना वायरस डिटेक्शन के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिन टेस्ट को करने के बाद में फाइनली ये डिसीजन निकाला जाता है कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या फिर कोविड नेगेटिव है। तो आज आप दोस्तों इसी वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्हीं कुछ टेस्ट के बारे में। देखते हैं आखिर कौन कौन से हैं ये टेस्ट, क्या है इनका प्रोसीजर और साथ ही क्या क्या एडवांटेजेस और रिस्क हो सकते हैं इन्हीं टेस्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निश्चय, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मेथड की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो है ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल मेथड। इस मेथड में बेसिकली सबसे पहले सैम्पलिंग जो है बहुत ही बेसिक स्टेप से ली जाती है। इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ऐड नहीं होते हैं। कुछ बेसिक स्टेप से ही जो सैंपल है उसको कलेक्ट किया जाता है, फाइनली उस सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्वैब टेस्ट। इस स्वैब टेस्ट में दोस्तों सबसे पहले एक स्वैब को लिया जाता है। बेसिकली जो कॉटन की जो स्वैब होती है, जैसे कि ईयरबड्स आपने देखा होगा, उसी तरह की थोड़ी सी लंबी अगर स्टिक है उस पर कॉटन को लपेटकर उसे या तो नेजल या फिर थ्रोट के अंदर दोस्तों थ्रोट तक भी डाला जाता है। फिर उसका जो सैंपल कलेक्ट करने के बाद में फाइनली लैब टेस्ट के अंदर भेज दिया जाता है। इसी को दोस्तों कहते हैं स्वैब टेस्ट। करंट सिनेरियो में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट है जो कि आपने अक्सर सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़पेपर्स में सैंपल कलेक्ट करते हुए इस टेस्ट को देखा होगा। दोस्तों यही स्वैब टेस्ट होता है। अब मैं बात करता हूं कि क्या इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एज यूजुअल दोस्तों इसका कोई रिस्क फैक्टर ज़्यादा तो नहीं है, बस इतना ही है कि जब इस स्वैब को नोज के अंदर या फिर इवन थ्रोट के अंदर डाला जाता है तो अ लिटिल बिट गैगलिंग सेंसेशन उस पेशेंट को फील होती है। इतना ही इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अदरवाइज ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आज भी इस टेस्ट को इवन यूज़ किया जा रहा है। साथ ही घर घर सैंपलिंग इसी टेस्ट से ली जा रही है। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर टेस्ट आता है नेजल एस्पिरेट। ये जो टेस्ट है ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के अंदर ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं किया जाता, लेकिन आज की डेट में थोड़ा ज़्यादा बच्चों में इस टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक सेलाइन सॉल्यूशन या फिर कुछ नमक या फिर कुछ आयंस को मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। उस सॉल्यूशन को नोज के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। फिर उस इंजेक्टेड सॉल्यूशन को एक एस्पिरेटर, एक डिवाइस होता है दोस्तों, ये आप फोटो देख सकते होंगे। इस एस्पिरेटर की मदद से उस नोज के अंदर उसको सक्शन किया जाता है। इसको सक करने के बाद में फिर इस सैंपल को फाइनली लैब टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। यही होता है दोस्तों नेजल एस्पिरेट। अगर मैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर की बात करूं तो रिस्क फैक्टर इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, बस इतना ही है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है जब नोज के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है उस सेलाइन सॉल्यूशन को, और साथ में थोड़ा सा जब सक्शन किया जाता है तब भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। यही था दोस्तों नेजल एस्पिरेट टेस्ट। तीसरे मेथड ट्रेडिशनल यानी कि कन्वेंशनल मेथड की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है ट्रैकियल एस्पिरेट। ये दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है मेथड, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, एक पतली सी दोस्तों ट्यूब होती है, इस तरह की एक ट्यूब, साथ में यहां पर एक टॉर्च लगी होती है। इस टॉर्च को दोस्तों माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और फाइनली लंग्स के अंदर डाला जाता है। इसका नाम ट्रैकियल एस्पिरेट दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये ट्रैकिया तक डाली जाती है। ट्रैकिया से होकर वाया ट्रैकिया ये लंग्स तक पहुंचती है, तभी इसका नाम ट्रैकियल एस्पिरेट रखा गया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो ट्यूब होती है इसको ब्रोंकोस्कोप कहा जाता है। ये एक पतली सी ट्यूब होती है इसी तरह की, और यहाँ पर एक टॉर्च टाइप होता है। इसको फिर इस टॉर्च के सिरे को इस माउथ के थ्रू अंदर तक डाला जाता है और फाइनली लंग्स तक पहुंचाया जाता है और वहां से सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर इस सैंपल को दोस्तों लैब टेस्ट के अंदर भेजा जाता है और फिर फाइनली वहां पर लैब टेस्ट होता है और पता चलता है कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या फिर कोविड नेगेटिव है। अगर मैं इसके कुछ दोस्तों रिस्क फैक्टर की बात करूं तो प्रोसेस दोस्तों थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि माउथ के थ्रू और लंग्स तक जाना, तो इसके अंदर दोस्तों ब्लीडिंग हो सकती है। मैं सच ही बोलूँगा दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा, ब्लीडिंग हो सकती है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी हो सकता है। यही था दोस्तों ट्रैकियल एस्पिरेट टेस्ट। चौथे नंबर पर यहाँ पर आता है स्पूटम टेस्ट। स्पूटम दोस्तों क्या होता है, ये एक तरह का म्यूकस ही है जो कि लंग्स के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है और ये म्यूकस कफ के साथ ही बाहर आता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के दोस्तों दो तरीके हैं इस स्पूटम को। सबसे पहला तो एक स्पेशल तरह का कप होता है जिसके अंदर आपको जनरली उस स्पूटम को बाहर निकालने के लिए बोला जाता है।
दूसरा अगर इसका एक्सट्रैक्शन मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो स्वैब की तरह ही है, जिसमें एक स्वैब को नोज के थ्रू ही लगाया जाए और या फिर वो उसको नोज को या फिर थ्रोट से उस सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया जाए। बात करता हूं अगर इसके रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर एज यूजुअल अगर आपको कफ बाहर निकालने के लिए उस कप के अंदर निकालने के लिए दिया जा रहा है तो उसका कोई ज्यादा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। और वही अगर स्वैब टेस्ट की बात करें तो स्वैब टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि स्वैब में भी जिस तरह से कुछ अनकंफर्टेबल या फिर गैगलिंग सेंसेशन हो सकती है, वही चीज दोस्तों इसी स्वैब सैंपल एक्सट्रैक्शन के मेथड में हो सकती है। यही था दोस्तों स्पूटम टेस्ट। नंबर 5 पर यानी कि ट्रेडिशनल मेथड में लास्ट नंबर पर दोस्तों आता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपको पता ही है कि ब्लड सैंपल किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि ये लेफ्ट आर्म है, इस लेफ्ट आर्म की जो वेन होगी उसमें इस तरह की सिरिंज को डालकर और ब्लड सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर फाइनली ये जो ब्लड सैंपल है, इसी ब्लड सैंपल को लैब में भेज दिया जाता है लैब टेस्ट के लिए। बात करूं दोस्तों अगर इसके रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर दोस्तों ज्यादा तो ब्लड टेस्ट के अंदर कोई नहीं है, बस वही है कि दोस्तों सिरिंज लगने की बात होती है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों स्लाइटली पेन या फिर स्वेलिंग हो जाती है जनरली अगर सिरिंज लग जाए। साथ ही में थोड़ा सा इसमें रिस्क फैक्टर, यही रिस्क फैक्टर तो नहीं बोलूंगा, नेगेटिव एस्पेक्ट है कि बच्चे जनरली सिरिंज से डरते हैं और इस टेस्ट को नहीं करवाते हैं। थोड़ा सा यही इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। अदरवाइज ब्लड टेस्ट भी एक बहुत ही अच्छा जो कि ट्रेडिशनल मेथड का एक एग्जाम्पल है। यहां पर दोस्तों कन्वेंशनल मेथड्स यहीं पर खत्म होते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की। यहां पर दोस्तों जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं उसके अंदर जो लैब रिपोर्ट आती है उसकी ड्यूरेशन एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स काफी जल्दी होती है, यानी कि रिपोर्ट कन्वेंशनल मेथड से थोड़ी जल्दी मिल जाती है। साथ ही में मॉडर्न मेथड में एक और बात है कि इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी जो स्ट्रीम है उस ब्रांच का बहुत ही बड़ा रोल होता है इसी मॉडर्न मेथड्स में। बात करूं अगर टाइप्स ऑफ मॉडर्न सिस्टम की, तो यहां पर 2 तरह के मॉडर्न सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले अगर मैं मेथड की बात करूं तो वो है दोस्तों एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड। इस मेथड के अंदर एंटीबॉडीज की प्रेजेंस से ही इस टेस्ट कोविड टेस्ट का पता लगाया जाता है। एंटीबॉडीज जनरली कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं दोस्तों जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है और वही एंटीबॉडीज इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या वायरस, उसके अगेंस्ट में ह्यूमन बॉडी कुछ ऐसी स्पेशल तरह की प्रोटीन्स को तैयार करती हैं जो कि उन वायरस या बैक्टीरिया से लड़ सकें। इन्हीं प्रोटीन्स को दोस्तों एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये जो दोस्तों एंटीबॉडीज हैं इसकी स्ट्रेंथ को पता करने के कुछ फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स की मदद से इस एंटीबॉडी की स्ट्रेंथ को उस ह्यूमन के अंदर पता लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला फैक्टर आता है कि उसकी एज, उस पर्सन की एज कितनी है। इस बेसिस पर भी एक जनरल कंक्लूजन एक पता लगाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों एज फैक्टर इतना मायने तो नहीं रखता, क्योंकि 80 साल के दोस्तों लोग भी काफी हद तक हेल्दी रहते हैं। वहीं कई बार ऐसा होता है कि 30 साल के लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बेकार होती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर मेथड आता है मेडिकेशंस, कि उस पेशेंट की कोई पुरानी कुछ दवाइयां तो नहीं चल रही जिसके हिसाब से उसकी एंटीबॉडीज में कुछ चेंज आया हो। तीसरा दोस्तों यहाँ पर मेथड आता है इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शंस के हिसाब से भी उस एंटीबॉडीज डिटेक्शन का पता लगाया जा सकता है, या फिर वो टाइप ऑफ डिजीज से भी कुछ एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि वो एंटीबॉडीज किस तरह की रही होंगी। अब बात करते हैं कि इस एंटीबॉडी टेस्ट को किया कैसे जाता है। तो इस एंटीबॉडी टेस्ट को ब्लड सैंपल से ही किया जाता है। ब्लड का जो सैंपल है उसी तरह से यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेफ्ट आर्म से, और फिर उस सैंपल को लैब में उसके एंटीबॉडीज को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट की कीमत दोस्तों तकरीबन 500 रुपए आती है और इसकी जो रिपोर्ट है वो 20 से 30 मिनट बाद भी मिल जाती है। लेकिन इसका एक अगर ड्रॉबैक की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कोविड पॉजिटिव के पहले हफ्ते इन्फेक्शन के, तो उसमें कई बार दोस्तों रिपोर्ट धोखा दे जाती है। यूं कहूं तो दोस्तों वो जो रिपोर्ट है कोरोना वायरस के पहले हफ्ते में वो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर देती है। ऐसा दोस्तों कई बार हो चुका है, ये केस काफी बार सामने आ चुका है कि ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है कई बार चकमा दे जाता है। मैं दोस्तों इस एंटीबॉडी टेस्ट के कुछ एडवांटेजेस की बात करता हूं। तो एडवांटेजेस दोस्तों इसके 3 है बेसिकली। तो 3 एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला एडवांटेज तो है इसकी कॉस्ट, जो कि तकरीबन 500 रुपए है, जो कि थोड़ा सा हो सकता है कि सस्ता हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है महंगा हो, लेकिन
कोरोना वायरस का जो मॉडर्न मेथड है उसके हिसाब से सबसे सस्ता टेस्ट तो यही एंटीबॉडी टेस्ट है। दूसरी अगर इसके बेनिफिट की दोस्तों बात करूं तो रिजल्ट की बात है। मैंने आपको बताया कि 20 से तकरीबन 30 मिनट के बाद में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। तीसरे दोस्तों इसकी अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ज़्यादा कुछ ट्रेन स्टाफ की इसके लिए ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ब्लड का वही सैंपल दोस्तों निकालना है और फिर उसी ब्लड टेस्ट को पता करना है। तो इसके अंदर जो लैब टेक्नीशियंस हैं नॉर्मली वही इस काम को काफ़ी अच्छी तरह बखूबी निभा सकते हैं। ज़्यादा कोई ट्रेन स्टाफ या फिर कोई पैथोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की दोस्तों बात करूं तो वो दो हैं दोस्तों। सबसे पहला तो इसका है कि ये एंटीबॉडीज को दोस्तों डिटेक्ट करता है, ना कि वायरस को। मैंने बताया कि एंटीबॉडीज के लिए ही टेस्ट है, यानी कि वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के लिए ही टेस्ट है। ये उस वायरस डायरेक्टली वायरस को नहीं पता करेगा, इनडायरेक्टली उस वायरस को कहीं ना कहीं बताएगा। दूसरे अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की दोस्तों बात करूं तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले हफ्ते में कई बार ये धोखा दे जाता है और ये टेस्ट कई बार नेगेटिव निकलता है, जबकि वो पेशेंट कई बार कोविड पॉजिटिव होता है। यही था दोस्तों एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। नंबर सेकंड पर दोस्तों यहां पर आता है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। एंटीजन दोस्तों क्या होता है कि जो डायरेक्टली जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब है या फिर जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है उसी को एंटीजन कहा जाता है। यह मेथड थोड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्टली वायरस की पहचान की जाती है, जैसा कि एंटीबॉडीज टेस्ट के अंदर नहीं था। अब दोस्तों ये जो एंटीबॉडीज टेस्ट है ये बेसिकली दो तरह के हैं। पहला तो है NAT यानी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहां पर टेस्ट आता है RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले NAT यानी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है इसके अंदर जो सैंपल लिया जाता है वो जनरली नेजल या फिर थ्रोट का ही सैंपल लिया जाता है। इसका भी इस्तेमाल जनरली स्वैब की तरह ही किया जाता है। एक स्वैब को लिया जाता है, फिर उसी से जो सैंपल निकाला जाता है फाइनली इसका NAT टेस्ट किया जाता है। बात करता हूं अगर इस टेस्ट के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहला इसका एडवांटेज तो दोस्तों यही है कि ये डायरेक्टली वायरस की पहचान करता है। दूसरी अगर दोस्तों इसके एडवांटेज की बात करूं तो इसका जो रिजल्ट है वो 1 घंटे बाद आ जाता है, यानी कि सैंपल को जब लैब में ले जाया गया और 1 घंटे बाद ही आपको इसकी लैब रिपोर्ट मिल जाती है। तीसरे दोस्तों अगर इसके मैं एडवांटेज की बात करूं तो ये काफी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था एंटीबॉडीज टेस्ट के अंदर, उसमें इनिशियल का जो इन्फेक्शन का पहला हफ्ता होता है कई बार उसमें रिपोर्ट गलत साबित होती है, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। ये काफी हद तक एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी। चौथे नंबर पर दोस्तों यही है कि कोई भी स्पेशल तरह का स्टाफ या फिर कोई भी हाईली जो स्पेशलाइज्ड लैब है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जनरल जो पैथोलॉजी लैब्स हैं उन्हीं में इस टेस्ट को काफी अच्छे से किया जा सकता है। अगर इसके डिसएडवांटेज की दोस्तों बात करूं तो दो हैं दोस्तों इसके डिसएडवांटेज। पहले नंबर पर तो दोस्तों आता है कि इसकी कॉस्ट दोस्तों लगभग 2800 रुपए या 2800 से भी कई बार ज्यादा कुछ लैब्स वसूल करती हैं। ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट दोस्तों हो सकता है जो कि गरीब आदमी ना करवा सके। दूसरे अगर दोस्तों मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो मैक्सिमम दोस्तों चार ही दोस्तों इसमें टेस्ट एक बार में हो सकते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक बार में 4 टेस्ट को ही कर सकता है। यही था दोस्तों NAT टेस्ट। नंबर सेकंड पर जो टेस्ट आता है वो है RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट के अंदर भी जो सैंपल है वो जनरली स्वैब टेस्ट से ही लिया जाता है। नेजल या फिर थ्रोट का जो सैंपल है उसको एक्सट्रैक्ट करके इस RT-PCR टेस्ट को किया जाता है। बात करूं इस टेस्ट के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, तो सबसे पहला एडवांटेज तो दोस्तों यही है कि ये डायरेक्टली वायरस की पहचान ही करता है। दूसरे नंबर पर इसके एडवांटेज की बात करूं तो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एकदम कोई भी इसमें घपलेबाजी नहीं है। तीसरे अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो वो है हाई स्पेसिफिसिटी रेट। इसका जो रेट है वो काफी हद तक एक्यूरेट है और काफी हद तक स्पेसिफिक एकदम एग्जैक्ट बताएगा कि कितना परसेंट उस पेशेंट के अंदर कोरोना पॉजिटिव सैंपल पाया गया है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज इसके दोस्तों 3 हैं। सबसे पहला तो दोस्तों आता है इसकी कॉस्ट दोस्तों इसकी लगभग 4500 रुपए या 4500 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। यह काफी महंगा टेस्ट है दोस्तों, हर इंसान इस टेस्ट को नहीं करवा सकता है। दूसरे अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसकी रिपोर्ट भी दोस्तों थोड़ी लेट आती है। यूं तो दोस्तों कहूं, मैंने आपको कहा था कि मॉडर्न मेथड्स के अंदर जो है लैब रिपोर्ट काफी जल्दी आ जाती है, लेकिन इसके अंदर एक्यूरेसी और ज्यादा मतलब
स्पेसिफिसिटी होने की वजह से इसकी लैब रिपोर्ट थोड़ी सी लेट आती है, तो तकरीबन दिन भर लग जाता है दोस्तों इसकी रिपोर्ट आने में। जनरली तो 5 से 6 घंटे, लेकिन अगर स्टाफ कम है या फिर कई बार कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें दिन भर में इसकी रिपोर्ट आई है। तीसरे नंबर पर दोस्तों इसका जो डिसएडवांटेज है, इसके अंदर तो दोस्तों अच्छा ट्रेंड स्टाफ और लगभग वेल इक्विपमेंट बेस्ड लेबोरेटरी होनी ही चाहिए। यही था दोस्तों RT-PCR टेस्ट। जो दोनों ही टेस्ट हैं दोस्तों, NAT और RT-PCR, इनका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट रहा है शुरू के फर्स्ट डे से ही। इंडिया में जब इस टेस्ट को शुरू किया गया कोविड डिटेक्शन के लिए, तो पहले दिन से ही इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन दोनों टेस्ट का रहा है। साथ ही इंडिया की गवर्नमेंट में स्पेशली FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इसको NAT को तो अप्रूव कर दिया था ताकि इसी से ज़्यादा टेस्ट हो सकें। हालांकि RT-PCR को भी अप्रूव तो हालांकि नहीं किया है, लेकिन इसका भी बहुत ही बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली इन द पूल सैम्पलिंग यानी कि पूल टेस्टिंग के लिए। लास्ट में एक एडिशनल मैं बात आपसे दोस्तों करता हूं कि आखिर पूल टेस्टिंग क्या होता है। तो पूल टेस्टिंग में दोस्तों बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर टेस्ट तो जो मेन है वो RT-PCR ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि अब घर घर जाकर गवर्नमेंट का बेसिकली इनिशिएटिव ये है कि घर घर जाकर जो मेडिकल स्टाफ है वो सैंपल को निकाले और फिर फाइनली लैब में उसको टेस्ट करे कि उस एरिया के जो लोग हैं उसमें से कोई कोविड पॉजिटिव है या फिर नहीं। तो क्या करती है, स्वैब टेस्ट को ही लिया जाता है और फिर उन स्वैब टेस्ट के सैंपल्स को एक साथ एक ही कंटेनर के अंदर रख के डायरेक्टली उस जो मिला हुआ टेस्ट सैंपल है उसका टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों मल्टीपल सैंपल्स डाले जाते हैं, इसमें इंडिविजुअल टेस्ट नहीं किया जाता है। अगर वो जो मिला हुआ जो मिक्सचर है सैंपल्स का, जो मल्टीपल सैंपल्स उस कंटेनर के अंदर है, अगर उसका ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव है तो ये मान लिया जाता है कि उस एरिया के लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है, यानी कि कोविड नेगेटिव है। अगर उस कंटेनर या फिर मिक्सचर के अंदर अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर इंडिविजुअल टेस्टिंग दोस्तों उस एरिया की जाती है। फिर इंडिविजुअल टेस्टिंग दोस्तों करनी ही पड़ेगी उस एरिया के एक एक बंदे को देखकर कि वो कोरोना पॉजिटिव है या फिर नहीं। सवाल दोस्तों ये आता है कि भैया पहले ही इंडिविजुअल टेस्टिंग करा ली जाए, बाद में क्यों इंडिविजुअल करवाने की जरूरत है। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि इंडिविजुअल टेस्ट कराना दोस्तों काफी महंगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि RT-PCR टेक्निक में दोस्तों 4500 रुपए का लगभग खर्चा आता है। एक एक बंदे का दोस्तों कराना पॉसिबल नहीं है। और अब गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी का ये जो इनिशिएटिव है कि घर घर जाकर मेडिकल टीम घर घर जाए और सभी का सैंपल एक्सट्रैक्ट करे और फाइनली पता करे कि उस एरिया में कोई कोविड पॉजिटिव है या फिर नहीं, तो ये प्रैक्टिकली दोस्तों पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, स्पेशली हज़ारों सैंपल्स दोस्तों डेली लिए जा रहे हैं और उसका लैब में टेस्ट किया जा रहा है। अगर किसी केस में वो सैंपल मल्टीपल सैंपल्स का जो बंडल है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आता है, तब उस एरिया में इंडिविजुअल टेस्ट लिया जाता है और फाइनली उसको एरिया को सील कर दिया जाता है। हो सकता है दोस्तों आप में से ही जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घरों में या उनके एरिया में मेडिकल टीम आई हो सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हो सकता है आपके एरिया में भी पूल सैंपलिंग की गई हो। अगर आपके एरिया में इसी तरह की कोई टीम आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यही था दोस्तों पूल टेस्टिंग के बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई और सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा टेस्ट और सबसे ईजी मेथड और सबसे सस्ता कौन सा लगा। और साथ ही अगर आपको कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।